ओके, चलो गुड मॉर्निंग बच्चों। हम आज जनरल एंट्री के लास्ट स्टेज पे हैं। हमने जनरल एंट्री पे बहुत सारी एंट्रीज की हैं और बहुत कुछ सीखा है। आओ आज हम इसकी लास्ट स्टेज करें और इसको आज खत्म करें। जनरल एंट्री के चैप्टर को आज खत्म करते हैं। आज कुछ एंट्रीज हम करने वाले हैं और आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा वो लास्ट टॉपिक है। आप लिखो आज का टॉपिक, राउंड देखना दिख रहा है इसमें, एंट्रीज relating to goods। हम गुड्स से रिलेटेड कुछ एंट्रीज को आज करेंगे और बस इस चैप्टर को एंड कर देंगे। इसके बाद आप इसके सारे क्वेश्चंस करोगे, एक भी क्वेश्चन छोड़ना मत, एक भी क्वेश्चन छोड़ना मत, चाहे वो इलस्ट्रेशन हो, चाहे वो प्रैक्टिकल हो और चाहे वो एडिशनल हो। लेकिन अगर आपको 100 में से 100 मार्क्स चाहिए और आप चाहते हो कि आपका बेसिक बहुत स्ट्रांग हो जाए अकाउंट्स के अंदर, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ व्हेनेवर यू आर डूइंग इलस्ट्रेशंस, आप बाजार में जाओ और अपनी इलस्ट्रेशंस की सारी फोटोकॉपी करा दो। जितने भी आपके प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं मैं उनके लिए आपको सजेस्ट करता हूँ। अगर आप सच्ची में स्ट्रांग बनना चाहते हो और बहुत स्ट्रांग बनना चाहते हो और आगे अकाउंट्स के अंदर कुछ बड़ी स्टडी करना चाहते हो, तो फिर मैं आपको तरीका बताता हूँ। जितनी भी इलस्ट्रेशंस आपके पास हैं उन सबको फोटोकॉपी करा लो, 1 साइडेड फोटोकॉपी। घर में आओ, स्केल रखो और उनके आंसर्स को नीचे से हटा दो। सिर्फ क्वेश्चंस आपके पास होने चाहिए, आंसर्स को आप फाड़ के फेंक दो। उन क्वेश्चंस को आप बंच बना लो, मतलब स्टेपल कर दो और एक दिन बैठ जाओ, पहले 10 क्वेश्चन, अगले दिन फिर 10 क्वेश्चन। बिना आंसर के बुक को मम्मी को दे दो या डैडी को दे दो, बुक आपके पास नहीं होनी चाहिए। आप सिर्फ क्वेश्चन लेके बैठो। नॉट ओनली जनरल एंट्री, ईच एंड एवरी प्रैक्टिकल चैप्टर। जिस भी बच्चे ने अच्छे नंबर मेरे पास लिए हैं उसने इसी मेथड को अपनाया है और क्लास 12th में भी आपको सेम फॉलो करना है। जहां कहीं इलस्ट्रेशन क्वेश्चन में है और वो प्रैक्टिकल चैप्टर है, उसकी इलस्ट्रेशन की फोटोकॉपी कराओ, 1 साइड फोटोकॉपी कराओ, उसे फाड़ो घर पे आके, उसके आंसर्स को हटा दो और क्वेश्चंस का बंच बना के आप अपने क्वेश्चन को खुद सॉल्व करो और अपने हाथ से बुक को मम्मी को दो और बोलो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं या कर रही हूं, लेट मी सी मेरे कितने आंसर ठीक होते हैं। क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे होते हो उसका आंसर आपके पास होता है। जब आप एडिशनल क्वेश्चन कर रहे होते हो नीचे आंसर लिखे होते हो। लेकिन जब आप इलस्ट्रेशन की फोटोकॉपी करा लोगे तो नीचे आंसर्स नहीं आएंगे, आंसर्स को आप हटा दो। कुछ बच्चों ने तो यहां तक किया था, मैं आपको प्रीति की किसी बुक में दिखा सकता हूं। एक टेप आती है मार्केट में, व्हाइटनर टेप आती है मार्केट के अंदर। पहले तो व्हाइटनर आता था ना, आजकल टेप सिस्टम आता है। ऐसे मशीन सी है, देखिए आपने, ऐसे उसको रखो और ऐसे टेप लगा दो। तो प्रीति ने सारे आंसर्स के ऊपर टेप लगाई थी। जितने भी आंसर्स है ना प्रैक्टिकल के आंसर्स, उनके ऊपर टेप लगा दी थी। वो टेप बाद में उतर जाती है, क्वेश्चन करने के बाद आप उस टेप को उतार सकते हो, वो टेप बाद में उतर जाती है। तो इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करते हो, मतलब विदाउट आंसर्स, विदाउट सीइंग द आंसर, अगर आप प्रैक्टिस अकाउंट्स की करोगे तो अकाउंट्स के अंदर आपका कॉन्फिडेंस 100% अप हो जाएगा। जितने भी प्रैक्टिकल है, हाँ थोड़ा पैसा लगेगा और फिर बिना पैसा लगाए आप पढ़ोगे, बिना मेहनत के पढ़ोगे तो नंबर कहां से आए, है ना। अगर पेन नहीं लोगे तो गेन नहीं मिलेगा, फाइन। तो थोड़ा सा पैसा खर्च करना होगा, मैक्सिमम 10 से 20 रुपए लगेंगे एक चैप्टर के फोटोकॉपी कराने में। आपको जाना होगा, घर से बाहर निकलना होगा, फोटोकॉपी करानी होगी। तो आप बचने के लिए क्या कर सकते हो कि जब एक बार आप जाओ उसे बुक दे आओ और बोलो भैया जितनी भी इसमें इलस्ट्रेशंस हैं इन चैप्टर्स की सबकी फोटोकॉपी कर दो। तो एक ही बारी में काम हो जाएगा। जो चैप्टर हम कर रहे हैं उसकी इलस्ट्रेशंस को आप फाड़ते चले जाओ, क्वेश्चंस को अलग करते चले जाओ, आंसर्स को फेंक दो और सॉल्व करते चले जाओ। आपका बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस गेन हो जाएगा अकाउंट्स के अंदर। यही तरीका है अकाउंट्स में 95 से अबव नंबर लाने का। दैट इज द ओनली मेथड। अगर 95 प्लस चाहिए, चाहे वो 11th क्लास हो चाहे 12th क्लास। ठीक है जी, चलो आओ हम टाइम को आगे बढ़ाएं और फटाफट खत्म करें। लो, सबसे पहले मैं गुड्स की एंट्री करता हूं। आप मेरे साथ लिखो, ऑनर, जो बिजनेस का मालिक है, ऑनर विड्रू कैश ₹20,000, ऑनर withdrew cash ₹20,000 and goods
₹10,000। लो, जो बिजनेस का मालिक है वो बिजनेस से गुड्स भी लेके गया और कैश भी लेके गया। मुझे बताओ ना क्या एंट्री पास होगी, जल्दी से फटाफट से आओ। इसकी पहली एंट्री करें। ऑनर ने विड्रॉ किया कैश 20,000, एक तो कैश विड्रॉ किया और दूसरा गुड्स विड्रॉ किया। बताओ ना क्या एंट्री पास करोगे? एक एंट्री तो आपको मालूम है ना, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, लो ड्राइंग अकाउंट डेबिट ये तो आप जानते हो। ड्राइंग अकाउंट डेबिट ये आप जानते हो। इसको डेबिट क्यों किया इसको डेबिट? जल्दी बताओ। एक्सपेंस का बनना डेबिट। ओके चलो ठीक है। और कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। बोलो ना, कैश अकाउंट को आपने क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि कैश एक असेट्स है और असेट्स का घटना क्रेडिट। वेरी गुड। और टू स्टॉक अकाउंट नहीं, मैंने आपसे कहा था हम गुड्स को किस नाम से जानते हैं? टू परचेज अकाउंट। ये भी एक एक्सपेंस है, ये भी एक एक्सपेंस है। ठीक है जी, लो आई बात समझ में आपको? मेरी बात सुनो। जो ऑनर है वो गुड्स को लेके चला गया। ही हैज टेकन द गुड्स फ्रॉम द बिजनेस। फाइन, ये भी एक एक्सपेंस है और एक्सपेंस घट गया। अब वो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं रहा। अब उस पैसे को कहां से पूरा कर रहे हैं? ऑनर की कैपिटल में से पूरा करेंगे। आप बात को समझना। जब ऑनर गुड्स लेके चला गया तो वो गुड्स आप बेच पाओगे? नहीं बेच पाओगे। वो तो ऑनर ले गया, तो एक्सपेंस घट गया। वो खर्चा हम कहां से पूरा करेंगे? वो खर्चा हम ऑनर की कैपिटल से पूरा करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली एट लास्ट ये ड्राइंग कहां जाने वाली है? ये ड्राइंग कहां जाएगी? कैपिटल में से माइनस हो जाएगी। आप समझे? तो कंपनी का एक्सपेंस तो घट गया। कंपनी का एक्सपेंस जो है वो घट गया। वो एक्सपेंस अब नहीं रहा जो आपने एक्सपेंस परचेज पे किया था। अब वो गुड्स को अगर ऑनर ले गया तो कंपनी का एक्सपेंस घट गया और ये खर्चा ड्राइंग में ऐड हो गया। और ड्राइंग अल्टीमेटली कहां से माइनस हो जाएगी? कैपिटल में से। आप बात को समझना। ठीक है जी, तो लो ये एक्सपेंस जो है ये डिक्रीज हुआ, इसका डिक्रीज होना क्रेडिट। तो एंट्री बनेगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश टू परचेज। कितने से कितना आएगा डेबिट में? 30,000। कैश में कितना आएगा और गुड्स में कितना आएगा? लो सुनो मेरी बात। सबसे बड़ी कंफ्यूजन इस एंट्री में बच्चों को है। यहां बच्चों को बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। आप मेरी बात सुनो। बच्चे कहते हैं कि सर ये परचेज अकाउंट को यहां क्रेडिट क्यों किया? हमारा एक्सपेंस जो बिजनेस का एक्सपेंस है वो रिड्यूस हो गया और वो एक्सपेंस कहां पे जाके ऐड हो गया? ड्राइंग्स के अंदर। वो ड्राइंग्स अल्टीमेटली हम कहां से रिकवर करने वाले हैं? कैपिटल के अंदर से। ऑनर की कैपिटल जब हम लिखेंगे बैलेंस शीट में तो माइनस ड्राइंग्स करके लिखेंगे। तो अल्टीमेटली ये पैसा जो है ड्राइंग्स का पैसा हम ऑनर से रिकवर कर लेंगे। ये पैसा हम उसकी कैपिटल में से काट देने वाले हैं। ये फ्री में उसको हम नहीं देते। जो भी ड्राइंग्स होती हैं वो ऑनर की कैपिटल से माइनस हो जाती है। आपने क्वेश्चन किए ना, ड्राइंग माइनस की है कितनी बार? ठीक है जी, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। आओ एक और करें, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करें। गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी of ₹1 lakh। लो जी, इस बार कंपनी ने कुछ गुड्स, कोई ये जो भी महामारी चल रही है, कोरोना चल रहा है, या मान लो कोई अर्थक्वेक आ गया, या मान लो कोई बाढ़ आ गई, या सूखा पड़ गया, तो कंपनी ने अपनी कंपनी के, मान लो आप बिस्किट बनाते हो, यू प्रोड्यूस बिस्किट और ब्रेड, है ना, ये आपके गुड्स हैं। आपने क्या किया? कुछ गुड्स को एक ट्रक भरा और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया फ्री में गरीब लोगों को, ताकि वो भूखे न मर जाए। चैरिटी हो गई ना, ताकि चैरिटी की आपने। अब गुड्स जो है आपने वो बांटे, पैसा नहीं दिया लोगों को, आपने गुड्स दिए, तो क्या एंट्री पास करोगे? या आपने गुड्स दिए चैरिटी के लिए, तो क्या एंट्री पास करोगे? बोलो। गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। बिल्कुल सही कह रहे हो, यस। आप लिखो
चैरिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट कितना 1 लाख। अरे अगर चैरिटी के लिए आपने गुड्स दिए तो फिर चैरिटी चलेगा, चैरिटी एक्सपेंस हो गया आपका, ये खर्चा हो गया कंपनी के लिए। और गया क्या आपके हाथ से? कैश तो गया नहीं, चेक तो गया नहीं, क्या गया? गुड्स गए, आपके गुड्स चले गए ना, योर गुड्स हैव बीन रिड्यूस। ठीक है जी, एक खर्चा बढ़ गया, एक खर्चा कम हो गया। कौन सा खर्चा बढ़ गया? सर चैरिटी, ये एक्सपेंस इंक्रीज हो गया, और सर ये वाला एक्सपेंस जो है घट गया। एक एक्सपेंस बढ़ गया और एक एक्सपेंस घट गया, एंट्री हो गई। ठीक है जी। सर परचेज का एक्सपेंस घटा कैसे? अरे भाई, जो आपने खर्चा परचेज पे किया था वो आपने किया था गुड्स को बेचने के लिए या गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। अब आपने वही गुड्स उठा के लोगों को फ्री में दे दिए, तो क्या आप वो दोबारा प्रोड्यूस कर पाओगे या उन्हें बेच पाओगे? नहीं, तो वो खर्चा रिड्यूस हो गया। एक खर्चा कंपनी का घट गया और एक खर्चा कंपनी का बढ़ गया, तो चैरिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। फाइन। तो लो एक और एंट्री यहाँ पे करते हैं, एक और एंट्री यहाँ पे करते हैं। आ जाओ, इसी से रिलेटेड एक एंट्री और करते हैं, एक और एंट्री। गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी of rupees 50,000, of rupees 50,000, सेल प्राइस ऐसे ब्रैकेट में लिखा है, सेल प्राइस रुपीज 60,000। लो जी, ये एक और एंट्री है। गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी ऑफ रुपीज 50,000, सेल प्राइस 60,000। चैरिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, वेरी गुड। चैरिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कितना? 50,000। ओके फाइन। देन टू परचेज अकाउंट कितना? 50,000। आपने 60 क्यों नहीं लिया? वो सेल्स के लिए ना, जो खरीद रहे हैं। अगर हम उसको बेचते सेल्स करते तो हम 60,000 लिखते, अगर कस्टमर को बेचते। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक नोट लिखो, एक इंपॉर्टेंट नोट लिखो। यहाँ पे आप नोट लिखो, इधर एक नोट डालो और लिखो whenever we use goods as charity, comma, taken by the owner, comma, free sampling, comma, loss by fire, comma, loss by theft and etc. ओके, जब कभी भी हम गुड्स को यूज करेंगे एज ए चैरिटी, मतलब हमने गुड्स दिए एज ए चैरिटी, या हमने गुड्स ओनर को दे दिए, गुड्स ओनर ले गया, या गुड्स की हमने फ्री सैंपलिंग की। आपने कभी कभी देखा होगा कहीं बिग बाजार के बाहर कुछ जूस लेके खड़े होते हैं और आपको थोड़ा सा जूस डाल के बोलेंगे पी के देखो। आप जो भी बिग बाजार में आएगा उसको जूस टेस्ट करवाएंगे, दैट इज कॉल्ड फ्री सैंपलिंग। जब कोई भी कंपनी कोई चीज प्रोड्यूस करती है तो वो लोगों को उसको पहुंचाने के लिए, अगर उसके पास एड के अच्छे पैसे नहीं है या कंपनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो वो क्या करना शुरू करती है, घर घर जाके फ्री सैंपलिंग। कभी कभी यहाँ लोग आते हैं, आपने देखा है घूमते हुए, पाउडर लेके आते हैं, डिटर्जेंट पाउडर, आओ जी जरा देखो, एक बाल्टी में दूसरा पाउडर, एक बाल्टी में हमारा पाउडर, एक कपड़ा इसमें, एक कपड़ा इसमें, फिर वो आपको करके दिखाते हैं, देखो कितना साफ कर दिया, और फिर एक छोटा छोटा पैकेट आपको फ्री में देके चले जाते हैं। क्यों? दे वांट यू टू बाय दैट प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड फ्री सैंपलिंग, दैट इज कॉल्ड फ्री सैंपलिंग। ठीक है जी, वो हम करेंगे उसकी एक एंट्री।
या गुड लॉस्ट बाय थेफ्ट या फायर, मान लो गुड्स पड़े थे, आग लग गई, या गुड्स चोरी हो गए, इन सभी केसेस के अंदर तो लिखो इन ऑल दिस केसेस, इन ऑल दिस केसेस वी विल यूज कॉस्ट प्राइस, नॉट द सेलिंग प्राइस। इन सभी केसेस के अंदर हम कॉस्ट प्राइस यूज करेंगे, सेलिंग प्राइस का यूज नहीं करेंगे। तो सर सेलिंग प्राइस कहां पे यूज होगा, तो आप लिखो सेलिंग प्राइस विल बी यूज्ड ओनली एट द टाइम ऑफ सेल। जब हमने गुड्स बेचे हम सिर्फ तभी सेलिंग प्राइस की बात करेंगे अगर गुड्स ऑनर ले गया, अगर गुड्स में आग लग गई, अगर गुड्स चोरी हो गए, अगर गुड्स की फ्री सैंपलिंग हुई, अगर गुड्स चैरिटी में दे दिए, कुछ भी गुड्स के साथ हुआ सिर्फ सेल्स को छोड़ के, कुछ भी गुड्स के साथ हुआ सिर्फ सेल्स को छोड़ के, तो हम क्या करने वाले हैं जी, हम उसको कॉस्ट प्राइस में रिकॉर्ड करने वाले हैं। कौन से प्राइस में, कॉस्ट प्राइस में रिकॉर्ड करने वाले हैं। सेलिंग प्राइस में कब रिकॉर्ड करेंगे, ओनली एट द टाइम ऑफ सेल्स। ठीक है जी, बस ये हमेशा के लिए पल्ले बांध लो आप, ये बात आप हमेशा के लिए पल्ले बांधो कि जब कभी भी गुड्स को हम एज अ चैरिटी दें, गुड्स को फ्री सैंपलिंग करें, गुड्स को ऑनर ले जाए, गुड्स को आग लग जाए, गुड्स चोरी हो जाए, गुड्स खराब हो जाए, गुड्स वापस, जब कुछ भी हो, कुछ भी होगा तो हम हमेशा किस में करेंगे, कॉस्ट प्राइस में। ठीक है, सेलिंग प्राइस में नहीं करेंगे। सेलिंग प्राइस का यूज हम सिर्फ सेल्स के लिए करते हैं और किसी भी चीज के लिए। ठीक है जी, इस बात को ख्याल रखोगे आप बीमार में। फाइन, आ जाओ, ये नोट लिख लो और उसके बाद एक एंट्री और करो। आ जाओ गुड्स से रिलेटेड, एक एंट्री और हम गुड्स से रिलेटेड करते हैं। एंट्री नंबर 4 लिखो, गुड्स वर्थ ₹25,000, गुड्स worth ₹25,000 used as a free sampling, used, अच्छा यूज को हटा दो, डिस्ट्रीब्यूटेड लिख दो, डिस्ट्रीब्यूटेड सही वर्ड हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड्स वर्थ ₹25,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। मैंने आपसे अभी कहा कि कुछ कंपनियां अपने गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं फ्री सैंपलिंग। आपने देखा होगा कभी कभी स्कूल के अंदर कुछ पेन वाली कंपनियां आती हैं और आपको पेन दे जाती थी जब आप छोटे थे, ऐसा होता था। कभी कभी स्कूल में कुछ कंपनियां आती हैं, आपको कुछ फ्री में दे जाती है स्टेशनरी का आइटम। आपने बहुत बार ऐसा नोट किया होगा, कुछ बच्चों को वो स्केच पेन दे जाते हैं, कुछ बच्चों को पेंसिल कलर देके जाएंगे। आते ऐसा हुआ कभी आपके साथ लाइफ में, हुआ कभी आज तक, कभी देखा आपने ऐसा होता है? कभी डिग्री बाजार के बाहर देखा आपने जूस पी के, ऐसा कभी देखा है? कभी चाय देखी आपको किसी ने चाय पिलाई हो फ्री में और बोला ये सैंपल है, जूस पिलाया, मतलब बहुत कुछ है, देयर आर सो मेनी थिंग्स। वो सब जो है ना, वो पता है क्या कर रहे हैं, वो दे आर डूइंग फ्री सैंपलिंग। किसके लिए? टू इंक्रीज देयर सेल्स। तो जब कभी भी हम फ्री सैंपलिंग करेंगे, हम उसे कैसे बुक करेंगे? हम लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। ये क्या हो रहा है? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कितना? 25,000। ये जो फ्री सैंपलिंग ये लोग करते हैं, दे आर गिविंग देयर एड, उस एक्सपेंस का नाम है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। जो टीवी पे आते हैं, फेना ही लेना, अमिताभ बच्चन जी आते हैं, वो भी एड है, दैट इज आल्सो कॉल्ड एडवर्टाइजमेंट। घड़ी में, फेना में, जो भी है, हमें क्या लेना, जिससे हमें तो जो कैंटीन में मिलेगा वो ले लेना है ना। लेकिन अब हम इंडियन प्रोडक्ट्स के बारे में सच्ची सीरियसली सोच रहे हैं। हमारे घर में भी कोई चाइनीज प्रोडक्ट नहीं आएगा, मैंने कसम खा ली है। चाहे हमें भूखा रहना पड़े, चाहे हमें थोड़ा महंगा पैसा खर्चना पड़े, लेकिन चाइनीज प्रोडक्ट हमारे घर में अब नहीं आएगा।
लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी चाइना को सपोर्ट कर रहे हैं। ये कम्युनिस्ट जितने भी हैं दे आर रियली सपोर्टिंग चाइना, वो अभी भी चाइना को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। कुछ लोग तो जबरदस्ती चाइनीज चीजों को ऑर्डर कर रहे हैं, सरकार को नीचे दिखाने के लिए जानबूझ के चाइनीज चीजों का ऑर्डर कर रहे हैं, और वो ये नहीं समझ रहे कि वो सरकार के साथ नहीं देश के साथ खिलवाड़ कर, ठीक है जी। तो वो भी ऐड है, वो जो अमिताभ बच्चन जी आके बोलते हैं कौन सा घड़ी या फेना जो भी है, वो भी एक ऐड है, एक फेना भी आती है ना, ऐसे बहुत सारी एड्स आती हैं मार्केट के अंदर, आप देख रहे हो, वो भी एक तरीका है ऐड करने का। दोज कंपनीज हैव अ लॉट ऑफ मनी, दे आर डूइंग दैट काइंड ऑफ ऐड। हम जैसी पुअर कंपनी अगर कुछ होगी, बिजनेस स्टार्ट करेगी, तो हम क्या कर सकते हैं? मान लो आपने मार्कर बनाना स्टार्ट किया, ठीक है, मार्कर कौन यूज करेगा? टीचर। आप हर स्कूल में जाओगे, हर टीचर को एक एक मार्कर फ्री सैंपल देके आओगे। मान लो बालाकंड के अंदर 50 से 100 स्कूल होंगे, लेकिन आपने कुछ चूज किए, हाँ जी सीजीएम के टीचर बहुत अच्छे हैं, आर्मी स्कूल के टीचर बहुत अच्छे हैं, केवी स्कूल के टीचर बहुत अच्छे हैं, ठीक है जी। आप क्या करोगे? एक सैंपल फ्री देके आ जाओ, फ्री में। वो टीचर उससे लिखेगा, उसको अगर वो पसंद आएगा तो वो उसको लेके मार्केट में जाएगा, या स्कूल वालों को बोलेगा मुझे यही वाला मार्कर चाहिए, ये बहुत अच्छा लिखता है। हो गई सैंपलिंग। क्या किया आपने? ऐड कर दी। उससे होगा क्या? आपकी सेल बढ़ेगी, ठीक है जी। और जो टीवी में ऐड आती है उससे क्या होता है? उससे भी सेल बढ़ती है। तो दोनों का मकसद सेम है, करने का डिफरेंट स्टाइल है। इसमें सैंपलिंग की जाती है, उसमें टीवी में ऐड दिया जाता है, खर्चा दोनों में सेम ही होता है। क्या बोलेंगे हम? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। नाम एक ही होगा। वो बहुत महंगी पड़ती है, ये बहुत सस्ती पड़ती है। वो अमिताभ बच्चन जी आएंगे, 5 करोड़ रुपए लेके चले जाएंगे, सिर्फ इतना बोलेंगे घड़ी ही लेना, और अमिताभ बच्चन की जेब में चले जाएंगे 2.5 से 5 करोड़ रुपए। यहाँ आप 5 करोड़ रुपए का अगर फ्री सैंपल बांटोगे तो आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर पेन बांट दोगे, हर एक टीचर के हाथ में पेन पहुंच जाएगा अगर आपने फ्री सैंपलिंग की। तो कौन सा मेथड अच्छा है? वहां अमिताभ बच्चन जी को पैसा देने का मेथड अच्छा है या फ्री सैंपलिंग का मेथड अच्छा है? फ्री सैंपलिंग का अच्छा है, क्योंकि इससे लोगों के हाथ में सीधा प्रोडक्ट जाएगा। अगर आप 100 लोगों को पेन दोगे तो ये 100% है कि 100 में से 10 लोग उसको वापस ऑर्डर करेंगे। तो इससे सीरीज खत्म होगी, उसमें तो लोगों एडवर्टाइजमेंट हो गई एक टाइम पे। क्या होगी? उसमें तो एडवर्टाइजमेंट हो गई एक टाइम पे। हाँ, अरे बेटे सुनो, वहां आप ऐड कर रहे हो, आपकी ऐड सुन के कितने लोग पेन को परचेज करेंगे डजंट मैटर, पता नहीं कितने लोग करेंगे कितने नहीं करेंगे। यहाँ तो सीधा आपने पेन हाथ में थमा दिया, लो जी मैडम ये पेन आप रख लो, इससे लिख के देखना, आप बहुत अच्छा लिखेगा तो ऑर्डर करना, बस, और आप चले गए बोल के। स्कूल की हर मैडम के हाथ में किसका पेन है? मार्कर कौन सा है? आपको वाला मार्कर है। लेकिन ऐड आने से क्या हर मैडम उस मार्कर को परचेज करेगी? 10 में से 2 ही मैडम करेंगी, जिनको टीवी बहुत पसंद है, जो सास बहू के नाटक देखती है और उसमें ऐड आती है, अदरवाइज बाकी मैडम नहीं करेंगी। बाकी को तो पता ही नहीं चलेगा कि ऐड आई का, ठीक है जी। तो ये बहुत अच्छा मेथड है एडवर्टाइजमेंट करने का, विच इज कॉल्ड फ्री सैंपल। इससे सीधा कंज्यूमर टेस्ट करता है चीज को। जब आप जाते हो आपको जूस देता है, थोड़ा सा जूस, मैडम टेस्ट करो, आप टेस्ट करते हो, बहुत अच्छा टेस्ट है यार, क्या प्राइस है इसका? फिर आप प्राइस चेक करते हो, चल ठीक है एक ले लेते हैं, ले लो, अंदर से ले लो, अंदर रखा हुआ है, अंदर सेल्फ में रखा हुआ है, सेल्फ से ले लो। बाहर वो क्या कर रहे हैं? फ्री सैंपलिंग। और माल कहाँ पड़ा है? बिग बाजार के अंदर। हो गई सेल स्टार्ट। अगर 10 लोग भी ले गए और वो 10 लोग रिवर्स ऑर्डर देने दोबारा आ गए और दोबारा से परचेज किया तो सेल स्टार्ट हो गई। दैट्स हाउ द सेल स्टार्ट फॉर अ न्यू बिजनेस, बेसिकली न्यू बिजनेस, ठीक है जी। आ जाओ, खत्म हो गई बात। गुड्स से रिलेटेड हमने कौन सी एंट्री की? गुड्स विड्रॉन बाय द ऑनर, नंबर 1। गुड्स गिवन एज चैरिटी, नंबर 2। गुड्स गिवन एज फ्री सैंपलिंग, नंबर 3। और हमने कहा कुछ भी हो जाए वी ऑलवेज टेक अ कॉस्ट प्राइस, फाइन। और एक और एंट्री इसमें करते हैं, फिर उसके बाद हम इसे एंड करेंगे। बस ये लास्ट है, इसके बाद और कुछ नहीं है आपकी बुक में, आप सारे क्वेश्चंस कर जाओगे, मुझे पूरा विश्वास है। लो, एक लास्ट एंट्री मैं आपको समझाता हूँ। ये टॉपिक थोड़ा सा खतरनाक है और ये पेपर में मैडम देती हैं। थोड़ा सा टॉपिक जो है अब आपको कंसंट्रेट करना होगा इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है जी। आ जाओ, मैं ये आपको समझा देता हूँ और फिर इसको आप समझ गए तो समझ लेना आपका सारा चैप्टर खत्म हो गया। आप एंट्री लिखो, गुड्स वर्थ रुपीज, गुड्स वर्थ रुपीज
50,000 and cash rupees 20,000 were stolen. By an employee. आप समझ रहे हो ना, चोरी भी तो होती है ना। Yes, sir. लो, अभी एक एम्प्लॉय ने 50,000 रुपए के गुड्स और 20,000 रुपया कैश चोरी कर लिया और वो भाग गया। गुड्स वर्थ ₹50,000 एंड कैश ₹20,000 स्टोलन बाय एन एम्प्लॉय। बोलो क्या एंट्री पास करो। सोच, Cash account debit to- कैश अकाउंट डेबिट कर रहे हो, कैसे कैश आया? Cash account- कैश चोरी हो गया भाई। बोलो कैश चोरी हो गया तो बोलो पहले एंट्री बोलो। Cash account debit. कौन सा डेबिट? ठीक है ना? थेफ्ट। ओके वेरी गुड, सही बोल रहे हो। तो आप इसे पता है कैसे लिखते हो? लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। इसका नाम है लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। इस एक्सपेंस का नाम क्या है? लॉस बाय थेफ्ट। जो चीज चोरी हुई तो मतलब किसी थीफ ने चोरी कर दी। तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। अब बोलो आगे टू cash account. टू कैश अकाउंट। वेरी गुड, आगे To purchase account. टू परचेज। मैं कह रहा हूं आप में इतनी पावर है, मुझे कुछ सिखाना नहीं पड़ता यार। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू परचेज अकाउंट। बोलो कोमल कैश कितना गया? 20,000। गुड्स कितने के चोरी हुए? 50,000। और हाँ, लॉस बाय थेफ्ट टोटल कितना हो गया? 70,000। समझ में आ रही है ना एंट्री आपको? कोमल समझ में आ रही है ना बात हम क्या कर रहे हैं? इस खर्चे का नाम क्या है? लॉस बाय थेफ्ट। और खर्चा बढ़ गया या लॉस बढ़ गया तो क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। आपको हर एंट्री के साथ इसे लिखना है। ये हम इसे एक्सपेंस कहें या लॉस कहें, दोनों के बढ़ने को हम डेबिट करते हैं। और कैश को हमने क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि कैश एक असेट्स है और असेट्स का गिरना क्रेडिट। और फिर परचेज को हमने क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि ये एक एक्सपेंस है, इसका भी घटना क्रेडिट। क्योंकि अब जो है ना परचेज, उसको आप बेच नहीं पाओगे। जो आपने गुड्स परचेज किए थे ना बेचने के लिए, वो अब आप बेच नहीं पाओगे। वो तो भैया चोरी हो गए, इज बीन स्टोलन। ठीक है जी, वो तो चोरी हो गए, अब नहीं बिकेंगे मार्केट में। वो तो लेके भाग गया कोई एम्प्लॉय। ठीक है, सुनो एक और इसके बाद ये तो समझ में आ गई आपको। अब लास्ट, अब बस इस चैप्टर की लास्ट एंट्री, बिल्कुल लास्ट एंट्री, इस चैप्टर की बिल्कुल लास्ट एंट्री करते हैं। आ जाओ। और अगर आप ये समझ गए तो फिर आप सब कुछ समझ जाओगे। लिखो गुड्स वर्थ ₹, गुड्स वर्थ ₹1 lakh were destroyed by fire. पता नहीं मुझे कौन लिखना सिखाया गया। कोई है तुम्हारे में तो क्लास लगा सकते? मेरी क्लास, राइटिंग की क्लास, मुझे लिखना सीखना है। आई रियली वांट टू, मैं सच्ची में आई वांट टू लर्न दिस। मैं दुखी हो गया इससे। कोई भी ड्रॉबैक अगर आपके अंदर है ना, उसे जितनी जल्दी आप निकाल के फेंक दो उतना अच्छा है आपके लिए। और मैं सच्ची में इस ड्रॉबैक से बाहर आना चाहता हूं। मैं सच में अच्छा लिखना चाहता हूं। पता नहीं मुझे कौन सिखाएगा। राहुल की हैंडराइटिंग अगर मैं सीखूंगा तो लोग जो देख पा रहे वो भी देख नहीं पाएंगे। राहुल से नहीं सीख सकता हूँ। राहुल की हैंडराइटिंग माशाल्लाह मुझसे भी अच्छी है। जब वो बोर्ड पे लिखता था मैंने देखा है, मुझसे भी अच्छा लिखता है। तो जो मुझसे अच्छा लिखते हैं मुझे वो नहीं चाहिए, जो मुझसे गंदा लिखते हैं मुझे वो चाहिए सिखाने वाले। कोमल तेरी हैंडराइटिंग कैसी है? साफ। कोमल की हैंडराइटिंग कुछ ठीक है। तेरी हैंडराइटिंग में देखी नहीं आज तक। तेरी कैसी हैंडराइटिंग है बोर्ड पे? रीजा तेरी हैंडराइटिंग कैसी है बोर्ड पे? किसी एक से सीखना पड़ेगा। वी हैव टू टेक अ क्लास। मुझे सीखना पड़ेगा कि अक्षरों को लिखना कैसे है। तो लो एनीवे हम कंसेप्ट पे आते हैं। हैंडराइटिंग गंदी कोई बात नहीं, कंसेप्ट क्लियर है। ये देखो गुड्स वर्थ ₹1 lakh वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। आपने जहां गुड्स रखे थे वहां आग लग गई। हो जाता है बिजनेस। ठीक है, बोलो क्या एंट्री करोगे? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। आप बहुत अच्छे बच्चे हो, यू वेरी गुड। लेकिन अब यहाँ 2 केस बनते हैं। यहाँ 2 केस आएंगे। सुनो मेरी बात,
आप लिख लो, यहां दो केस आएंगे, ऐसे करके आप भी बना लो। लिखो केस 1 और केस 2। ठीक है, यहां दो बातें हो सकती हैं जिंदगी के अंदर। गुड्स में आग लगी, दो बातें हो सकती हैं। क्या? गुड्स और इंश्योर्ड। या तो वो गुड्स इंश्योर्ड हो सकते हैं, मतलब इंश्योरेंस करवा रखा है आपने, या क्या हो सकता है? नॉट इंश्योर्ड। वो इंश्योर्ड नहीं है। दो ही बातें हो सकती हैं। कुछ कंपनी वाले क्या करते हैं, गुड्स को इंश्योर करवा देते हैं और कुछ इंश्योर नहीं करवाते, वो रिस्क लेते हैं लाइफ का। जैसे आपके मम्मी पापा ने हेल्थ इंश्योरेंस लिया होगा, ऑलमोस्ट सबने लिया होगा, लेकिन कुछ लोग नहीं लेते। वो बोलते जब मरेंगे देखी जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर कुछ लोग लेते हैं। तो सुनो, इंश्योरेंस इसका गुड्स का इंश्योरेंस था जिनमें आग लगी, और फिर दूसरे केस के अंदर इंश्योरेंस नहीं था। तो जब इंश्योरेंस नहीं था, जब हमारा इंश्योरेंस नहीं था, फिर तो आपकी वो वाली एंट्री बिल्कुल ठीक है जो आपने की। कौन सी? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। फिर तो ये एंट्री बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो भी गुड्स आपके जल गए वो सारा का सारा लॉस है, वो सारा का सारा लॉस हो गया। जितने गुड्स आपके जले वो सारा का सारा लॉस हो। लेकिन अगर गुड्स इंश्योर्ड है, अगर गुड्स का इंश्योरेंस है, तो फिर दो बातें हो सकती हैं। फिर आगे दो बातें हो सकती हैं। अगर गुड्स इंश्योर्ड है तो फिर दो बातें हो सकती हैं। पता है कौन सी दो बातें हो सकती हैं? एक, इंश्योरेंस कंपनी हैज पेड फुल क्लेम, और यहां इंश्योरेंस कंपनी हैज पेड से 60% क्लेम। देखो सुनो मेरी बात, आप मेरी बात गौर से समझना, आप मेरी बात गौर से समझने की कोशिश करना। मैं आपको समझाता हूं ये इंश्योरेंस का लफड़ा है क्या। जब कभी भी हम कोई चीज खरीदते हैं, आप बाइक खरीदते हो, आप कार खरीदते हो, वो फुली इंश्योर्ड हो जाती है। जैसे शोरूम से कार बाहर आती है, बाहर आने से पहले आपको उसका इंश्योरेंस, आप बाइक लेते हो वो भी इंश्योरेंस करवा के, इंश्योरेंस के पैसे देते हो, आपको एक स्टिकर मिलता है, मालूम है इंश्योरेंस का एक स्टिकर टाइप मिलता है या एक कागज मिलता है, उसको आपको डिक्की में रखना होता है इंश्योरेंस का। पुलिस जब आपको पकड़ती है क्या पूछती है? इंश्योरेंस दिखाओ, आरसी दिखाओ, लाइसेंस, ये पूछती है ना आपसे। तो इंश्योरेंस करवाना जो है वो व्हीकल्स के लिए तो मस्ट है, मस्ट पक्का होना चाहिए। लेकिन इंसानों के लिए अभी तक मस्ट नहीं हुआ कि आपको हर हाल में हेल्थ इंश्योरेंस लेना ही लेना है, ऐसा जरूरी नहीं है। और ऐसे ही गुड्स के लिए भी अभी तक जरूरी नहीं है कि आपके गुड्स हमेशा इंश्योर्ड हो अगर आप बिजनेस कर रहे हो। लेकिन 99% बिजनेसमैन अपने आप को इंश्योर्ड रखते हैं, क्योंकि जो लोग दुकान वहां सदर बाजार में छोड़ के बैठे हैं और उनका घर यहाँ महेशनगर में है, वहां रात को दुकान में चोरी हो जाए, आग लग जाए, कुछ भी हो सकता है। तो 99% जो बिजनेसमैन हैं वो अपने आप को इंश्योर्ड रखते हैं। इंश्योरेंस कंपनियां क्या करती हैं? इंश्योरेंस कंपनियां आपसे प्रीमियम चार्ज करती हैं। मान लो आपने कहा मुझे इस शॉप को इंश्योर करवाना है, मैं छोटी सी बात समझाता हूँ, 10 मिनट है। मान लो आपने कहा कि मुझे इसे इंश्योर करवाना है और मेरे पास गुड्स हैं, मान लो मैं मतलब कौन से आइटम है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, इनमें डील करता हूँ, टीवी, फ्रिज, ये सब कुछ मेरी शॉप है, ये वाली। मैंने बुलाया कंपनी को और बोला आई वांट टू इंश्योर दिस शॉप। उन्होंने पूछा ये कितने का माल है, ये गुड्स जो आपकी दुकान में पड़े हैं ये कितने के हैं? मैंने कहा देयर ऑफ 20 लाख। कितने के हैं? 20 लाख। उन्होंने 20 लाख के हिसाब से मुझे प्रीमियम कैलकुलेट करके बताया दैट एवरी ईयर यू आर गोइंग टू पे अ प्रीमियम ऑफ 15,000। एज्यूम कर रहे हैं फिगर्स, यू आर गोइंग टू पे अ प्रीमियम ऑफ ₹15,000 एवरी ईयर। वी ऑलवेज पे द इंश्योरेंस एनुअली। इंश्योरेंस हमेशा 1 साल के लिए होता है,
1 साल से कम के लिए नहीं होता, हमेशा 1 साल के लिए, चाहे वो साल की कोई भी तारीख हो, एनी डेट, चाहे हमने जुलाई में करवाए चाहे हम अगस्त में करवाएं, 1 साल के लिए होगा। आप कहोगे ना 31 मार्च को मेरा साल खत्म हो रहा है, आप एक काम करो 8 महीने के लिए कर दो, तो कंपनी मना कर देगी। इंश्योरेंस हमेशा 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 1 साल के लिए हो, ठीक है। और हम जो इंश्योरेंस कंपनी को पे करते हैं उसे बोलते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम पे, हम उन्हें प्रीमियम पे करते हैं। अगर मान लो हमने इंश्योरेंस करवा दिया और 1 साल में कोई आग नहीं लगी, कुछ भी चोरी नहीं हुआ, कोई दुकानदार नहीं चाहता कि उसके यहाँ आग लगे, कोई दुकानदार नहीं चाहता कि उसकी दुकान में चोरी हो, उसके बिजनेस में चोरी हो, वो पूरी केयर करता है, वो अलार्म भी लगाता है, वो सीसीटीवी कैमरे भी लगाता है, वो बाहर उसको गेट कीपर को खड़ा भी करता है, सब कुछ होता है ना दुकानों के बाहर। कोई दुकानदार नहीं चाहता कि चोरी हो। तो मान लो पहले साल में कोई चोरी नहीं हुई, आपने पे कर दिया प्रीमियम, वो आपका एक्सपेंस हो गया। अगले साल फिर कोई चोरी नहीं हुई, आपने पे कर दिया प्रीमियम, वो आपका एक्सपेंस हो गया, ठीक है। लेकिन सुनो मेरी बात, जब कभी भी आपके यहाँ पे चोरी हो गई या आग लग गई, आइदर थेफ्ट हुआ, आइदर फायर्स हो गई, आग लग गई, अब इंश्योरेंस कंपनी को आना पड़ेगा, आके उस जगह को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, फिर कितना गुड्स जल गया उसकी वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। और उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी, ये कौन आते हैं मालूम है, ये लोग होते हैं वहां पे जिन्हें हम बोलते हैं वैल्यूअर्स, वो वहां से आते हैं कंपनी के। इनका काम ही यही होता है, कोई गाड़ी पलट गई, किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, कहीं दुकान में आग लग गई, कहीं चोरी हो गई, वैल्यूएशन करनी कि भाई कितने का लॉस हुआ। अगर इंश्योरेंस कंपनी को लगेगा कि आपने 1 लाख के गुड्स दिखा रहे हो, आग लग गई है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी सेटिस्फाइड नहीं हो रही कि 1 लाख के गुड्स जले हैं, क्योंकि पार्ट्स वगैरह कुछ तो दिखेंगे ना, तो इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी वी आर गोइंग टू पे यू ओनली 60%। कितना पे करेंगे? ओनली 60%। ये उनके लोग आएंगे बाहर से और वैल्यूएशन करेंगे। अगर इंश्योरेंस कंपनी को लगेगा हाँ जो आप बोल रहे हो वो जेन्युइन है, देयर इज नथिंग फिशी देयर, सब कुछ ठीक कह रहे हो, 1 लाख के गुड्स आप दिखा रहे हो, आग लगी है, और वो बोलेंगे ठीक है वी आर गिविंग यू 1 लाख रुपीज, हम आपको पूरा क्लेम दे रहे हैं, तो ये कौन सा केस है? व्हेन कंपनी हैज पेड फुल क्लेम, और व्हेन कंपनी हैज पेड 60%। 60 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, और कुछ केसेस में तो 30 भी हो सकता है। आपके 1 लाख के गुड्स जल गए और इंश्योरेंस कंपनी ने आपको सिर्फ 30,000 दिए, क्यों? क्योंकि आपकी गलती ज्यादा थी, आपने वो फायर एक्सटिंग्विशर नहीं लगवा रखे थे, आपने वो फायर अलार्म सेट नहीं किए थे कि आग लगे और अलार्म बच जाए, आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं था। आपके कमरे में जो वायरिंग थी वो सब नंगी पड़ी थी वायरिंग, मतलब आपने उसको कवर भी नहीं किया। वायरिंग होती है इलेक्ट्रिक वायर, सब ऐसे घूम रही है, तारे ऐसे घूम रही है, आपने उनको कवर भी नहीं किया। अगर ऐसा कुछ मिल गया इंश्योरेंस कंपनी को तो वो चाहे तो आपको 0% क्लेम भी दे सकती है। आई बात समझ में? वो कहेंगे कि आपने ह्यूमन बेसिस के ऊपर सही तरह से काम नहीं किया। भाई इंश्योरेंस बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप दुकान खुली छोड़ के चले जाओ, चोरी हो जाएगी तो इंश्योरेंस ले लूंगे। इंश्योरेंस बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप दुकान के अंदर अंगीठी जलानी शुरू कर दो, आग लगेगी तो इंश्योरेंस ले लूंगा। इंश्योरेंस लेने का मतलब है यू हैव टू यूज योर ब्रेन आल्सो। आप बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो किसी किसी केस में इंश्योरेंस कंपनी पूरा क्लेम देगी, किसी किसी केस में इंश्योरेंस कंपनी कम क्लेम देगी। तो इसके अंदर इसका मतलब पहले 2 केस हुए, गुड्स वर इंश्योर्ड, गुड्स वर नॉट इंश्योर्ड। नॉट इंश्योर्ड खत्म हो गया, व्हेन इट वाज इंश्योर्ड फिर आगे 2 केस हो गए, फुल क्लेम पेड और परसेंटेज पेड, ठीक है जी। आओ इस केस को पढ़ते हैं डिटेल के अंदर, हमारे पास 5 मिनट में एक केस खत्म हो जाएगा। ये वाले केस को डिटेल में पढ़ते हैं, व्हेन गुड्स वर इंश्योर्ड, ठीक है। चलो मैं इसे डिटेल में लिखता हूं, ये तो खत्म हो गया, क्योंकि थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा मुझे। मैं इस बड़े केस को लिखूं, केस 1 था, क्या था केस? व्हेन गुड्स वर इंश्योर्ड, और इसके अंदर 2 केस बने थे, कौन से? फुल क्लेम पे और 60% क्लेम पे।
लो ठीक है, 2 केस बन गए। अब दोनों में एंट्री क्या की जाएगी? तो हमारे गुड्स जो थे, गुड्स वर्थ ₹1 लाख और डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो सबसे पहली एंट्री दोनों केस के अंदर वही की जाएगी जो आपने की थी। कौन सी? देखो पहली एंट्री, फर्स्ट एंट्री, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। सर ये एंट्री तो हमने उस केस में भी की थी, केस 2 में भी। तो केस 1 में भी सेम एंट्री होगी पहली वाली, यहां भी सेम एंट्री होगी। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, वहां भी सेम एंट्री हुई थी, मालूम है आपको? दूसरे केस में भी सेम एंट्री थी ना राहुल? लो यहां भी पहली एंट्री सेम की जाएगी, यानी केस 1 के दोनों पार्ट के अंदर और केस 2 के अंदर एंट्री सेम हो गई। पहली वाली एंट्री सेम है, ठीक है जी। उसके बाद क्या होगा? सेकंड एंट्री लिखो, आप लिखोगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। लिखो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। अब सुनो मेरी बात, इधर सुनो मेरी बात गौर से सुनो। आपने ऐसा किया, एंट्री तो हमने हमारी बुक में भी लिखी है। ये जो पहली एंट्री बनाई आपने, पहले इसको समझो। ये देखो लॉस बाय फायर क्या था? एक लॉस था या एक्सपेंस था, और एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट। ये तो आप समझ रहे। परचेज को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि परचेज एक एक्सपेंस है और एक्सपेंस का घटना क्रेडिट, क्योंकि आपको माल सड़ गया, जल गया, बिकेगा तो नहीं। अब इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट क्यों किया? जो लॉस आपको हुआ वो गुड्स आपके इंश्योर्ड थे, आपने अपने लॉस को किसे ट्रांसफर कर दिया? इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर कर दिया। आपने इंश्योरेंस कंपनी को फोन किया और बोला भैया रात को आग लग गई, आ जाओ और मुझे पैसा चाहिए। जो लॉस आपको हुआ था, द लॉस वी हैव सफर्ड, नाउ वी हैव ट्रांसफर्ड दैट लॉस टू द इंश्योरेंस कंपनी। वो लॉस आपने किसको दे दिया? इंश्योरेंस कंपनी को। कुछ किताबें इसे इंश्योरेंस कंपनी लिखती हैं और कुछ बुक्स इसे लिखती हैं इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट। आप लिख लो दोनों। कुछ बुक्स लिखती हैं इंश्योरेंस कंपनी, कुछ लिखती हैं इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, दोनों बातें सही है, फाइन। तो लो सुनो, ये जो इंश्योरेंस कंपनी है ना, आपके लिए अभी टेम्परेरी असेट्स बन गई। ये आपके लिए क्या हो गई? टेम्परेरी असेट्स है। ये आपका एक असेट्स हो गया। क्यों? आपको अब यहां से पैसे आने वाले हैं, ये कंपनी अब आपको पैसे देगी। आपने अपने लॉस को ट्रांसफर कर दिया इंश्योरेंस कंपनी को और उसे टेम्परेरी असेट्स मान लिया। क्यों? क्योंकि ये कंपनी अब आपको पैसे देगी। आज नहीं देगी, कम से कम 1 महीने बाद या 2 महीने के बाद देगी, क्योंकि वो पूरा प्रोसेस किया जाएगा, हर चीज को चेक किया जाएगा, वैल्यूएशन की जाएगी, आपके इनवॉइस चेक किए जाएंगे, सब कुछ चेक किया जाएगा, उसके बाद ही आपको पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो ये इंश्योरेंस कंपनी आपको फ्यूचर में आने वाले टाइम के अंदर पैसा देगी, इसलिए आपने इसको क्या मान लिया? अ टेम्परेरी असेट्स। सर फिर लॉस पर फायर को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि जब आपने अपना लॉस अब इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर कर दिया, तो जो आपका एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस अब वो घट गया। अब आपका एक्सपेंस क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। यहां आपका एक्सपेंस बढ़ा था, आपने डेबिट किया था, ठीक है। यहां आपने अपने एक्सपेंस को, अपने लॉस को इंश्योरेंस कंपनी के हाथों में डाल दिया। फाइन, आई मेरी बात समझ? यहां भी सेम एंट्री होगी, इधर भी सेम एंट्री होगी। आप क्या लिखोगे? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। अरे सुनो, बात को समझना कि आपने इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट क्यों किया? वाई यू डेबिट इंश्योरेंस कंपनी? क्योंकि अपने लॉस को आपने इंश्योरेंस कंपनी के सिर पे डाल दिया। आप इंश्योर्ड थे भाई। जब आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो ना, बीमार हो जाते हो, सीधा हॉस्पिटल में जाते हो और इंश्योरेंस कंपनी को फोन करते हो, मैं बीमार हो गया, आ जाओ बिल पे कर दो। करते हो ना ऐसा? ऐसा ही होता है। जब आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए
आप क्या करते हो, सीधा इंश्योरेंस कंपनी को फोन लगाते हो, मेरा एक्सीडेंट हो गया, जरा आ जाओ फटाफट, और उनका कोई ना कोई आदमी आ जाएगा, या वो क्या बोलेगा, हम नहीं आ सकते, आप फोटो खींच लो और पुलिस में रिपोर्ट करवा दो, फिर आप पुलिस में रिपोर्ट करवा देते हो। ऐसा करते हैं ना हम लोग, ऐसा ही होता है। तो यहाँ जो हमें लॉस हुआ, वो लॉस हमने किसके सिर पे डाल दिया, इंश्योरेंस कंपनी के सिर। हमारा लॉस कम हो गया, और अब हमें मालूम है कि इंश्योरेंस कंपनी पैसा देने वाली है, तो ये हमारा टेम्परेरी एसेट्स हो गया, राइट। इस केस में द फुल क्लेम वाज पेड, पूरा का पूरा क्लेम आ गया। तो क्लेम आएगा तो क्या आएगा, पैसा। कैश तो देगी नहीं कंपनी, हमेशा चेक देगी। तो फिर डेबिट क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। लो, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, तो फिर क्रेडिट क्या होगा, अकाउंट दिख रहा है या देखिए, नहीं, कहां तक नजर आ रहा है? ओके, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं, थोड़ा सा ऊपर करता हूं। तो जब पैसा आएगा और फुल क्लेम आएगा, तो क्या एंट्री की जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट। आ गया। टू इंश्योरेंस कंपनी, अरे मेरी बात समझे आप मेरी बात समझे क्या, आप समझे, ये बैंक को हमने डेबिट क्यों किया, मैं इसको हटाता हूं थोड़ा सा। हमने बैंक को डेबिट क्यों किया, क्योंकि बैंक एक असेट्स है, और असेट्स का बनना डेबिट। तो सर फिर इंश्योरेंस कंपनी को क्रेडिट क्यों किया, अरे सुनो सुनो सुनो, एक मिनट सुनो। जिसे आपने टेम्परेरी असेट्स बनाया था, उसने अब पैसे दे दिए, अब वो असेट्स नहीं रहा। जिसे आपने टेम्परेरी, सुनो मेरी बात, ये नाम साथ में लगाना, टेम्परेरी असेट्स, इट इज नॉट अ परमानेंट असेट्स। इसे आपने असेट्स इसलिए माना था क्योंकि आपका क्लेम एक प्रोसेस के अंदर चल रहा था। क्लेम का प्रोसेस 2 से 3 महीने का होता है, तो आपने इसे एक असेट्स मान लिया, क्योंकि किसी भी चीज का बेनिफिट अगर हमें फ्यूचर में मिलेगा, वो हमारा असेट्स है। इसका बेनिफिट हमें मिलने वाला था, लेकिन हमें नहीं पता कितना मिलने वाला था। लेकिन इस केस में कंपनी ने पूरा बेनिफिट दे दिया, तो बैंक में पैसा आया, एक असेट्स बढ़ गया। और इंश्योरेंस कंपनी जिसे आपने असेट्स माना था, टेम्परेरी असेट्स माना था, अब वो क्या हुआ, हट गया, खत्म हो गया ना। पैसा आ गया इंश्योरेंस कंपनी से, अब दोबारा नहीं आएगा। राहुल समझ रहे मैं क्या कर रहा हूं, मेरी बात समझे, सुनो मेरी बात समझे आप समझे मेरी बात। इधर सबसे पहले लॉस हुआ, आपने बुक किया, उस लॉस को इंश्योरेंस कंपनी के सिर पे डाल दिया, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा आ गया। 3 बातें हुई। अगर गुड्स इंश्योर्ड है तो 3 बातें हुई, क्या, सॉरी, सबसे पहले लॉस हुआ, आपने बुक किया, उस लॉस को किसके सिर पे डाला, और कंपनी ने क्या दिया, पैसा दे दिया, चेक दे दिया। ओके, लॉस की एंट्री समझ में आ गई। जब लॉस को उठा के कंपनी के सिर पे डाला, तो लॉस घट गया, क्रेडिट कर दिया, और किसको डेबिट कर दिया, इंश्योरेंस कंपनी को, क्योंकि ये एक टेम्परेरी एसेट्स बन गया। ये एक प्रोसेस है जिसका 3 महीने का टाइम लगेगा और आपका पैसा आएगा। आपने इसे क्या माना, टेम्परेरी एसेट्स, और एसेट्स का बढ़ना डेबिट। अब जब पैसा आ गया, तो ये वाला एसेट्स तो खत्म हो गया, क्योंकि आपने टेम्परेरी माना था। तो पैसे का आना, असेट्स का बढ़ना डेबिट, और असेट्स का चला जाना डेबिट। आई बात समझ में? ये तो केस है, मतलब फुल क्लेम इज पेड। अब यहां पढ़ते हैं, यहां मानो, इधर मानो कंपनी हैज पेड हाउ मच क्लेम, 60%। अब कंपनी ने कितना क्लेम दिया, 60%। तो मुझे बताओ बैंक में कितना पैसा आया होगा, बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 60,000। बैंक में कितना पैसा आया, 60,000। और ये जो असेट्स है जिसे आपने 1 लाख रुपए से माना था, अब ये पैसा और आएगा क्या कंपनी और पैसा देने वाली है ना। कंपनी ने ऑलरेडी 60,000 का क्लेम पास किया है, कंपनी हैज पास्ड ओनली 60,000 का क्लेम। अब देखो फिर क्या होगा, टू इंश्योरेंस कंपनी 1 लाख। आई बात समझ में? इधर देखो, बताता हूं मेरी बात सुनो। बैंक में कितना पैसा आया, 60,000। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी जो है वो अब और पैसा आपको नहीं देने वाली। उसने कहा भैया
तुमने मेरे सिर पे 1 लाख का लॉस डाला था, लेकिन हम तुम्हें सिर्फ 60,000 दे सकते हैं, बाकी आपका अपना लॉस है, आप खुद देखो, आपकी गलती से आग लगी है। इंश्योरेंस कंपनी चली गई पल्ला झाड़ के, 60,000 का चेक आपको पकड़ा के इंश्योरेंस कंपनी तो गई। इंश्योरेंस कंपनी तो अब चली गई, अब नहीं है इंश्योरेंस कंपनी, खत्म हो गई इंश्योरेंस कंपनी। जो आपने बनाई थी एसेट्स, वो अब पैसा नहीं देगी, तो सर 40,000 कहां से कवर करें? वो जो 40,000 का लॉस है उसे हम कहां से कवर करें सर? वो 40,000 कौन कवर करेगा? वो आप कवर करोगे, आपका बिजनेस कवर करेगा। उस 40,000 को आपको अब जेब से भरना होगा। और क्या नाम दिया जाएगा बता उसका? आप नाम दोगे, लिखो मेरे साथ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। क्या नाम दोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। इसे आप बोलोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। अब सुन मेरे से, ऐसा हमने क्यों किया? हमने ऐसा क्यों किया मैं आपको बताता हूं। ये देखो, ये तो समझ में आ गया आपको, ये एक असेट्स था और असेट्स का डिक्रीज होना क्रेडिट। सर हमने 1 लाख का असेट्स बनाया था और हमने डिक्रीज 1 लाख क्यों किया? हमें तो 60,000 आए। सुनो मेरी बात, हमने कंपनी के सिर पे 1 लाख रुपए का क्लेम डाला था, लेकिन कंपनी ने हमें 60,000 दिए। अब बाकी पैसा नहीं आने वाला है, पूरा का पूरा असेट्स खत्म हो गया। कंपनी ने सिर्फ पास कितना किया? 60,000। अब पैसा नहीं आएगा बाकी, तो वी हैव टू रिमूव दैट असेट्स फ्रॉम द बुक। जो हमने 1 लाख का बुक किया, इधर 1 लाख का असेट्स बनाया था, इधर 1 लाख का रिमूव कर दिया। ठीक है, बात करता। पैसा आया कितना? फिजिकली कितना पैसा हमारे पास आया? सर 60,000। और ये एक असेट्स है, ये तो आप अच्छे से जानते हो कि ये एक असेट्स है, असेट्स का वर्णन डेबिट किया जाता है। पर ये 40,000 हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्यों डाला? सुनो मेरी बात, अब 40,000 का आपको रियल में लॉस हुआ। व्हाट इज योर रियल लॉस नाउ इन दिस होल ट्रांजेक्शन? अब सोच के देखो, इन दिस ट्रांजेक्शन इज देयर एनी लॉस? Has company suffered a loss? No. अगर इस ट्रांजेक्शन की बात करूं तो क्या सच्ची में कंपनी को कुछ लॉस हुआ? अरे कुछ भी नहीं। 1 लाख की आग लगी, 1 लाख का लॉस बुक किया, उस लॉस को ट्रांसफर कर दिया इंश्योरेंस कंपनी के सिर पे और कंपनी से पैसा लेके चुपचाप बैठ गए। कोई लॉस हुआ आपको? कुछ भी लॉस नहीं हुआ। इस केस के अंदर कंपनी ने कोई लॉस सफर नहीं किया। हाँ, एंट्री जरूर की, रिकॉर्डिंग की, लॉस की, फिर इस लॉस को ट्रांसफर कर दिया, खत्म, डिलीफाइड हो गई और फिर पैसा बैंक से ले लिया। देखा आपने? लेकिन इस केस में 1 लाख की आग लगी, 1 लाख की लॉस की बुकिंग की, उसे इंश्योरेंस कंपनी के सिर पे ट्रांसफर किया। इंश्योरेंस कंपनी ने सिर्फ 60,000 दिए, तो सही महीने में कितने का लॉस हुआ? 40,000। इस केस में सही महीने में लॉस हुआ कि नहीं हुआ? सही महीने में लॉस हुआ। और वो कितने का लॉस हुआ? और लॉस का बढ़ना सही महीने में लॉस अगर देखा जाए, इन 2 केसेस में अगर मैं लॉस देखूं, अगर मुझसे पूछो सही महीने में कितना लॉस हुआ, तो मैं कहूंगा यहां कंपनी को 0 लॉस हुआ। नो डाउट आग लगी है, नो डाउट गुड्स जले हैं, नो डाउट हमने एंट्री रिकॉर्डिंग की है, लेकिन एंड ऑफ द डे वी हैव गॉट आवर मनी, द कंप्लीट मनी वी हैव लॉस्ट। तो कोई लॉस नहीं हुआ। यहां कंपनी ने, अगर हम लॉस पूछें तो कंपनी को 0 लॉस हुआ, 0 लॉस, कोई लॉस नहीं हुआ। और अगर मुझसे तुम यहां पूछो कि कंपनी ने कितना लॉस किया, तो मैं कहूंगा 40,000। 60 तो मिल गया, तो लॉस 40 का ही तो हुआ। और वो दूसरा केस जो था, अगले वाला केस, केस 2, अगर मुझसे वहां पूछो कितना लॉस हुआ, तो कितना लॉस हुआ बोलो? उस वाले केस में, केस 2 में, जहां गुड्स इंश्योर्ड नहीं थे, पूरा 1 लाख का लॉस हुआ। कितना सही आंसर है। दूसरे केस में पूरे का पूरा ही लॉस था, क्योंकि उस आदमी ने गुड्स को इंश्योर्ड ही नहीं करवाया। आप मेरी बात समझे? इंश्योरेंस के केस में ये 3 बातें आ सकती है। गुड्स लॉस्ट बाय फायर बट नॉट इंश्योर्ड, तो पहले वाली एंट्री कर देना, एक एंट्री। गुड्स लॉस्ट बाय फायर एंड इट वाज इंश्योर्ड, तो आपको चेक करना पड़ेगा ये वाला केस है कि ये वाला केस है। अगर लिखा है गुड्स लॉस्ट बाय फायर रुपीज 1 लाख एंड इंश्योरेंस कंपनी हैज एडमिट द क्लेम ऑफ 60%, तो ये वाला केस, ये वाली 3 एंट्री होगी। अगर लिखा है गुड लॉस्ट बाय फायर रुपीज 1 लाख एंड इंश्योरेंस कंपनी हैज क्लेम फुली, एडमिट द फुल क्लेम, तो ये वाली एंट्री होगी। पहली एंट्री सेम है, दूसरी एंट्री सेम है,
सिर्फ तीसरी एंट्री में फर्क है। बैंक अकाउंट डेबिट होगा, यहाँ भी बैंक अकाउंट डेबिट होगा। टू इंश्योरेंस कंपनी क्रेडिट होगा, यहाँ भी टू इंश्योरेंस कंपनी क्रेडिट होगा, लेकिन यहाँ बीच में एक एंट्री ऐड हो जाएगी, क्या? द रियल लॉस ऑफ द बिजनेस। जो सही महीने में लॉस हुआ वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, डेबिट। लॉस का होना, एक्सपेंस का होना डेबिट, इनकम का होना, रेवेन्यू का होना क्रेडिट। ये आप जानते हो, ये लॉस सच्ची में लॉस हुआ, ये है रियल लॉस 40,000। इस सारी ट्रांजेक्शन में रियल लॉस कितना है? 40,000। ठीक है जी, तो लो यही खत्म करेंगे आज। ये हमारा लास्ट डे था इस चैप्टर के ऊपर। हमने जनरल एंट्री के चैप्टर की ऑलमोस्ट 9 क्लासें बना दी। आई थिंक ये 10वीं क्लास होगी, ये 10th क्लास होगी। ठीक है, हमने इसे 10 क्लासों में धीरे धीरे करके खत्म किया, एक एक एंट्री को हमने खत्म किया। मैं और भी एंट्रीज इसकी करवाना चाहता था। बहुत सारी एंट्रीज ऐसी है जो मैंने आपको इसमें से नहीं करवाई, नोट्स में से नहीं करवाई। रीजन बीइंग टाइम हमारे पास बहुत थोड़ा था। हम फिर एक बार आपके जब एग्जाम हो जाएंगे, फिर एक बार हम इस चैप्टर को दोबारा से मेन एंट्रीज को रिवाइज करेंगे। लेकिन मैं आपको फिर बोलूं, जो एंट्रीज आपको रिवाइज करनी है, बार बार रिवाइज करनी है, वो परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स की एंट्री नहीं करनी। वो कैश डिपॉजिट, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, वो सब छोटी एंट्रीज हैं। जो आपको रिवाइज करना है वो करनी है एंट्रीज रिलेटेड टू डिस्काउंट। कौन सी वाली? डिस्काउंट वाली, जहां ट्रेड डिस्काउंट भी है, कैश डिस्काउंट भी है, पार्ट पेमेंट भी आई है, आधे में कैश दिया, आधे में कैश नहीं दिया, कुछ टाइम पीरियड भी था, वो सारी एंट्रीज करनी है पहली। तो आप लिखो कौन कौन सी मेन एंट्रीज आपको रिवाइज करनी है। चैप्टर को खत्म करते हुए मैं आपको बता दूं कौन कौन सी मेन एंट्रीज आपको रिवाइज करनी है। आप लिख लो, आप सच्ची में लिख लो, आपको ये लिखना है और आपको यही रिवाइज करनी है। इन्हीं में से टेस्ट आएगा। आप लिखो नंबर 1 पे, आप लिखो ट्रेड डिस्काउंट वाली, ये एंट्रीज आपको जो है रिवाइज करनी है। फाइन। नंबर 2 पे आप ओपनिंग एंट्री वाला केस भी एक बार देख लेना। ओपनिंग एंट्री, ये वाली एंट्री भी आप अच्छे से एक बार देख लेना। ठीक है जी। और फिर वो चेक रिसीव्ड, चेक इन हैंड एंड चेक डिसऑनर। इतनी अच्छी हैंडराइटिंग है ना, डॉक्टर ये बना सकते थे गलती से। चलो, ये एंट्रीज भी आपको रिवाइज करनी है। फाइन। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसकी एंट्री पक्का पेपर में आती है। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड प्रीपेड एक्सपेंस, एंड लिखना, एंड यहां भी एंड लिखो, एंड प्रीपेड एक्सपेंस। फिर यहां इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, और एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये एंट्री भी आपको पेपर में आती है। और फिर लास्ट में गुड लॉस बाय फायर एंड केसेस ऑफ इंश्योरेंस, जो मैंने आज ही करवाया। आपको यही 7-8 एंट्री जो है, इसमें ज्यादा हो गया ना केस। एक ये हो गया, इसमें 3 केस हो गए, 2 ये हो गई, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 8 9 10 11 12 13 14। इन्हीं 14-15 एंट्रीज के अंदर से आपका पेपर बनता है, जो मैडम आपको देती है। इसके बाहर नहीं बनाती है। वो छोटी मोटी एंट्रीज जो आप शुरू में करते थे ना, वो सीखने के लिए थी, बस पेपर यहीं से बनेगा। ठीक है, तो आपको ये सारी एंट्रीज जो है अच्छे से रिवाइज करनी है। इससे रिलेटेड एंट्रीज को करो, कहीं कोई डाउट आए मैं हूं, आप मुझसे साथ के साथ पूछते रहो। एंट्रीज डाल दो, सर ये वाली एंट्री नहीं आ रही, मैं आपको सॉल्व करके भेजूंगा, वॉइस मैसेज के अंदर रिकॉर्ड करके भेजूंगा। मैं चैप्टर को एंड कर रहा हूं, लेकिन एक साथ में आपको एक प्रॉमिस भी करता हूं कि हम दोबारा इस चैप्टर को छेड़ेंगे एक बार,
लेकिन इसके पीछे के जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 8, 7, 6, 5, 4, 3 जो हमने नहीं टच किए, हम कल शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3 प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंट। लेकिन उस चैप्टर के अंदर मैं आपको बुक से ही लिखवाऊंगा मेन पार्ट, आपको सारा नहीं लिखना, लेकिन हर प्रिंसिपल को मैं आपको समझाऊंगा, आप अपनी बुक्स को साथ लेके आना, ठीक है जी। ज्यादा डिटेल में नहीं लिखवाऊंगा भाई, थोड़ा लिखवाऊंगा लेकिन काम की बात लिखवाऊंगा, बाकी मैं छुड़वा दूंगा। आप अपनी बुक्स लाना, मैं आपको समझाऊंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट, ठीक। उस चैप्टर को खत्म करेंगे। ये चैप्टर 4 मार्क्स का 100% आता है पेपर के अंदर, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंट, ये पेपर में आना ही आना है, ठीक है जी। चलो कल मिलेंगे।